Hello students, here our first lecture of biology class 11th. So here your first chapter is the living world. Okay, the living world. So लिविंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लिविंग बींग्स क्या होते हैं, ये आप पढ़ के आ चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, आपको पता है लिविंग बींग्स क्या होते हैं. तो व्हाट इज़ लिविंग अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे जो अर्थ है ना वो अलग अलग लिविंग बींग्स का होम है. ठीक है ना. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव इन क्लोज एसोसिएशन विथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑब्जेक्ट्स वी कैन से. तो हम जो लिविंग बींग्स हैं हम लोग लिविंग बींग के साथ क्लोज एसोसिएशन में तो है ही है, साथ ही साथ नॉन लिविंग बींग्स के साथ भी क्लोज एसोसिएशन में हम लोग हैं, है ना. लिविंग बींग्स आर फाउंड इन वेयर्ड हैबिटेट्स लाइक माउंटेन्स, ओशियंस, फॉरेस्ट, लेक, डेजर्ट एंड इवन हॉट स्प्रिंग्स. तो लिविंग बींग्स की अगर हम बात करें तो लिविंग बींग्स आपको माउंटेन में भी मिलेंगे. और लिविंग बींग्स का मीन्स सिर्फ ह्यूमन ही तो नहीं है ना, अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रोब्स हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं. तो कुछ एनिमल्स आपको ओशियंस में मिलेंगे, कुछ आपको फॉरेस्ट में मिलने वाले हैं, कुछ लेक्स में, कुछ माउंटेन में, कुछ डेजर्ट में, अलग अलग जगह हमें मिलते हैं. कुछ हॉट वाटर यानी कि बहुत गर्म पानी में, बहुत हाई टेम्परेचर में भी आपको देखने को मिलेंगे. तो The life as seen as and felt today can hardly be defined or described. तो जिस हिसाब से लाइफ है, जिस हिसाब से अलग अलग जगह लाइफ है, हम बहुत हार्डली डिस्क्राइब हम लाइफ को कर सकते हैं. तो बहुत सालों पहले, मिलियंस ईयर्स पहले जो हमारी लाइफ है वो आई थी, अपीयर्ड हुई थी अर्थ में. तो लिविंग की बात करें तो अगर कुछ एक डिफ़िकल्ट डेफिनेशन कहेंगे हम लाइफ की होती है, या रिकॉग्नाइज हम इजीली एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड कर सकते हैं कि लिविंग के क्या होते हैं. तो शेप एंड साइज की हम बात कर सकते हैं. शेप एंड साइज. तो जो लिविंग बींग्स होते हैं डेफिनेट शेप एंड साइज उनका होगा, जो कि मॉडिफाई होगा टाइम टू टाइम. जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे वो क्या होंगे, मॉडिफाई. जैसे अगर हम ह्यूमन बींग की ही बात ले लें तो पहले जब बेबी बॉर्न होता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे वो चलना सीखता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, बॉडी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, वो दौड़ना भी सीखता है, फिर उसके बाद वो बहुत तेज़ तेज़ बोलना भी सीखता है. तो बहुत सारी एक्टिविटीज़. तो टाइम के हिसाब से चेंजेस आते हैं, चेंज करता है, मॉडिफाई होती है, ग्रोथ होती है. तो इनको हम क्या बोल देते हैं, लिविंग बींग्स को हम क्या बोल देते हैं, मॉर्फस. विथ डेफिनेट शेप भी. मॉर्फस मीन्स होता है डेफिनेट शेप. तो एक डेफिनेट शेप के साथ वो होते हैं. जबकि नॉन लिविंग बींग्स एमॉर्फस होते हैं, जिनमें कि नो डेफिनेट शेप, इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है. तो हम लिविंग बींग के कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, शेप एंड साइज की बात करी. एक मॉडिफिकेशन तो होता ही है, लेकिन मॉर्फस ये होते हैं, डेफिनेट शेप उनका होगा. जैसे ह्यूमन बींग का शेप कैसा होता है, तो एक डेफिनेट हम पहचान लेते हैं ना ये ह्यूमन है. एक डॉग का शेप कैसा होता है, आप इजीली पहचान लेते हो, अगर सामने देखोगे कि अरे ये तो डॉग है. कैट कैसी होती है, स्नेक कैसा होता है, एक डेफिनेट शेप है उनकी बॉडी का. तो वैसे ही शेप होगा, भले ही उनमें चेंजेज आते रहें टाइम टू टाइम. ओके. नेक्स्ट ग्रोथ होती है. ओके. ग्रोथ उनमें होती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है इंटरनल हो सकती है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस उसमें आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, यानी कि कंट्रोल करती है, कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल करने का काम करती है, ताकि एक्स्ट्रा ग्रोथ ना हो जाए, कम ग्रोथ ना हो जाए, लिमिटेड होनी चाहिए ना. तो लिमिटेड होने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं. और हमने ऐसा तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है सेल डिवीजन के थ्रू. मेन क्या आता है, सेल डिवीजन. जब भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करता है. प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो भी सेल डिवीजन के थ्रू होती है. एनिमल ग्रोथ को शो करते हैं एक सर्टेन एज के लिए, मीन्स कि एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ को शो करते हैं, फिर उसके बाद उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है. तो मीन्स कि अगर हम बोलें तो शेप एंड साइज हो गया फर्स्ट, दूसरा ग्रोथ हो गया, सेल डिवीजन होगा. प्लांट और एनिमल दोनों की बॉडी में बॉडी ग्रोथ करती है, एक मॉडिफिकेशन बॉडी में आता है, चेंजेज आते हैं. थर्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूस करते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके पास पावर है रिप्रोडक्शन की, अपने जैसे नए यंग वंस का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं. और वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है कौन सा
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो जैसे ए सेक्सुअल में हम बर्डिंग पढ़ते हैं, आप 10th में पढ़ के आए हो, 10th में है ना आपका बर्डिंग का एग्जाम्पल आपने क्या पढ़ा था, यीस्ट पढ़ा था, हाइड्रा पढ़ा था, ये सब 10th में ही था आपका। यीस्ट एंड हाइड्रा में आपने बर्डिंग का एग्जाम्पल पढ़ा था। और साथ ही साथ रीजेनरेशन आपने पढ़ा था, रीजेनरेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट था। प्लानेरिया एक लार्वा होता है, प्लानेरिया की हमने बात करी थी। फ्लैटवॉर्म भी जिसे हम बोलते हैं, फ्लैटवॉर्म होता है, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजेनरेशन फॉर्म होता है। अभी ये बर्डिंग में क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं बॉडी में कुछ इस तरीके से, अब यही बर्ड आगे जाके ग्रो करेगा, एक नया हाइड्रा बना देगा। प्लानेरिया कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म, ये अगर इसका ये वाला पार्ट कट करोगे तो पूरा नया बना देगा, पूरा नया प्लानेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आपने पढ़ा था ना रीजनरेशन में। और फ्रेगमेंटेशन में आपने एग्जाम्पल पढ़े थे फंगी के या फंजाई का एग्जाम्पल पढ़ा था, और मॉसेस के कुछ एग्जाम्पल आपने पढ़े होंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रो करते हैं और एक कंप्लीट नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, जिसमें एसेक्सुअल मेथड होती है रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे इनको किसी दूसरे पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे सेल की या दूसरे गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकी बॉडी ही खुद डिवाइड होती है, इनकी बॉडी के सेल डिवाइड होते हैं और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो हम इसका बहुत डिटेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम ये लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, 10th में हमने ये बहुत अच्छे से हमने ये पढ़ा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दो गैमेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये दोनों गैमेट फ्यूज होंगे और नए डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसे हम जाइगोट बोल देते हैं। 2 एंड से इसको हम रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन लिविंग बीइंग के पास ये फीचर्स नहीं होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उनके पास कैपेसिटी नहीं है। और ऐसे लिविंग बीइंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पढ़ी थी ना 10th में, कि वो ग्रोथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, न्यूट्रिशन होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर उनका होता है, प्रोटोप्लाज्म उनके पास है, डेफिनेट लाइफ साइकिल उनके पास है, रिप्रोड्यूस करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हमने अभी भी इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हम बात करते हैं, एनाबॉलिक भी हो सकती है और कैटाबॉलिक भी हो सकती है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म जो होता है सम ऑफ टोटल कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, कंस्ट्रक्टिव मीन्स रचनात्मक हम कह सकते हैं, और कैटाबॉलिज्म होता है इट इज़ अ सम टोटल ऑफ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस, हानिकारक जो होते हैं यानी कि निकलना, वेस्ट होना, उसकी हम बात करते हैं। इसमें फीडिंग, डाइजेशन, एसिमिलेशन एक साथ होता है। मेटाबॉलिज्म में जब हम बात कर रहे हैं, इसको हम एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बेसिस पे डिफाइन करते हैं। और इसमें एनाबॉलिज्म जो होता है कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें कि अगर एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एनाबॉलिज्म में जो काइनेटिक एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ओके। और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो सिंपलर वन में टूटते हैं। किसमें? एनाबॉलिज्म में। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर वन में टूट जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आएगा। मेटाबॉलिज्म में 2 प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं, सिंपलर वन में टूट जाते हैं, और जो एनर्जी होगी ना फिर ये वो स्टोर रहती है, ओके। और साथ ही साथ इसको रिक्वायर्ड होता है, ये इसकी ज़रूरत क्यों है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की, तो ये डिस्ट्रक्टिव फेज हम कह सकते हैं, जिसमें कि ठीक इसका अपोजिट होता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और साथ ही साथ सिंपलर जो सब्सटेंस होंगे ना वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो ये ठीक इसका अपोजिट है। और ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, ये स्टोर करता है। एनाबॉलिज्म में स्टोर होता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में रिलीज होती है, ठीक है। तो ये अलग अलग परफॉर्मेंस या एक्टिविटी करने के लिए इसकी ज़रूरत हमें होती है। तो उसके बाद आता है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जितने भी
तो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए हैं, हमें पता है सेल से मिलके बने हुए हैं। भले आप यूनिसेल्युलर की बात करो, भले आप मल्टी सेल्युलर की बात करो, आप किसी की भी बात करो, सेल तो आ ही रहा है ना उसमें। हम बहुत 6, 7, 8 से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हुए हैं। भले 1 सेल है, 2 सेल है, 10 सेल है, या मिलियंस ट्रिलियंस अमाउंट में सेल है, वो सेल से मिलके बना हुआ है। तो न्यूमेरियस ऑर्गेनिजम्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग फंक्शन करने के लिए और कोऑर्डिनेटिव तरीके से, सब एक दूसरे के साथ मिलके कोऑर्डिनेट होकर आपस में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेफिनेट लाइफ साइकिल। एक डेफिनेट लाइफ साइकिल इनके पास होती है। लिविंग बींग्स एक सिस्टमेटिक और ऑर्डरली लाइफ साइकिल को शो करते हैं, भले वो स्टार्टिंग ऑफ लाइफ से टू डेथ तक का जो फेज होगा वहाँ तक एक डेफिनेट फेज इनका होता है, एक डेफिनेट प्रपोर्शन में शो करते हैं। भले लाइफ साइकिल में बर्थ होती है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है और अल्टीमेटली एक टाइम आता है जब उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, बर्थ टू डेथ तक का जो फेज है उसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल हम बोलते हैं। उसके बाद है मूवमेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं, लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना। मूवमेंट उनमें होता है, एबल होते हैं फ्री एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। प्लांट्स नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन उनमें बाकी तो होता है ना, हवा आती है तो मुड़ते हैं, हिलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, मूवमेंट उनमें भी होता है। तो प्रोटोप्लाज्म होता है, वाइटल एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं इसे, प्रोटोप्लाज्म फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ओके, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, अलग अलग वाइटल इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को करने के लिए प्रोटोप्लाज्म का रोल होता है या इसका यूज़ किया था। वेरिएशंस आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग इनके पास एबिलिटी होती है कि टाइम के साथ ये वेरिएशन अपनी बॉडी में ला सकते हैं, टाइम के साथ ये खुद को चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं, तो वेरिएशन इनमें होता है। और जेनेटिक मटीरियल होता है, डीएनए हेरिडिटी मटीरियल इनके पास होता है जो कि अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को शो करते हैं ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मीन्स उनके ऑर्गेनिज्म, उनके यंग वंस या बच्चे हम बोल सकते हैं, तो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स इनके पास होते हैं। डेथ हो जाती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनकी डेथ हो जाती है, भले वो नेचुरली हो या कैसे भी हो। मॉर्फोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। अलग अलग, ये हम सभी डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ एक कैरेक्टर अभी पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद आता है, हम थोड़ा सा जानेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता की जब हम बात करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। तो लिविंग में हम सिर्फ एनिमल्स की या ह्यूमंस की बात तो हम कर नहीं सकते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे सबकी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, सभी की यहाँ पे बात करेंगे। तो हमें पता है कि प्लांट और एनिमल जो है एक बहुत लार्ज ग्रुप में प्रेजेंट है। अलग अलग टाइप की वेरिएशंस का हमें इनके बारे में पता है कि अलग अलग टाइप के वेरिएशंस इनके पास प्रेजेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्ट्रक्चर में, मोड ऑफ लाइफ में एक दूसरे से अलग अलग हैं। अलग अलग स्पीसीज, इसीलिए उनको अलग अलग स्पीसीज बोला गया है या अलग अलग ग्रुप में इसीलिए रखा गया है क्योंकि सिमिलैरिटीज़, ये सारी जितनी सिमिलैरिटीज़ हमने पढ़ी ना, ये सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद भी, भले उनका शेप की बात करो, रिप्रोडक्शन, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, सेलुलर स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, मूवमेंट, डेथ वगैरह, जितना भी आप ये सारी सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद भी कुछ ऐसे चेंजेस अलग अलग होते हैं। कुछ अलग अलग टाइप के बॉडी में चेंजेस, अलग अलग टाइप का लाइफ फॉर्म, अलग अलग टाइप का सेल डिवीजन, अलग अलग टाइप की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जिस बेसिस पे हमने उनको अलग कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने स्ट्रक्चर और मोड ऑफ लाइफ में अलग अलग ये होते हैं। ठीक है, तो ये जो डाइवर्सिटी है ये चली आ रही है 1000 सालों से, और हो सकता है बहुत माइन्यूट सा चेंज हो और हो सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंजेस इसमें हमें देखने को मिले। ठीक है, तो अगर हम अभी बात करें तो अभी 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसी हैं जो कि अभी तक डिस्क्राइब्ड है या डिस्कवर्ड है। अभी 3.5 बिलियंस से जो चला आ रहा है लाइफ, ये माना जाता है कि अर्थ में लाइफ है 3.5 बिलियन से या साल पहले से। तो बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म रहे होंगे
बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी रही होंगी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चला और वो ख़त्म हो गए, एक्सिडेंट हो गए। और बहुत सारी स्पीसीज ऐसी भी होंगी जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं चला है लेकिन वो हैं। और बहुत सारी ऐसी हैं जो कि ख़त्म हो गई हैं, जो कि थी और ख़त्म हो गई। और बहुत सारी ऐसी हैं शायद पता लगाने से पहले ही अभी भी ख़त्म हो जाएंगी, जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में हमारी होंगी। तो ह्यूमन एक्टिविटी कहो या एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी हैं जो उन्हें टाइम टू टाइम ख़त्म कर रही हैं, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है। तो अभी जितना हमें पता है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हमें पता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो आउट ऑफ एक्सिडेंट स्पीसीज सम हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो कुछ एक्सिडेंट स्पीसीज जो कि ख़त्म हो चुकी हैं उनके बारे में अब हम कैसे कहें कि कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो ख़त्म हो गई, उनके फॉसिल्स मिले। और फॉसिल्स हमने 10th में पढ़ा है ना, क्या होता है? फॉसिल्स के बारे में हमने पढ़ रखा है, जो कि किसी भी एनिमल की बॉडी पार्ट हो सकता है या उसका बोन हो सकता है, उसके हेयर्स हो सकते हैं, एक प्लांट हो सकता है, कुछ भी हमें ज़मीन में गड़ा हुआ मिला, हमने उसकी स्टडी करी तो वही तो फॉसिल है ना। तो ऐसे ही किसी फॉसिल्स के बारे में पढ़ के हमें पता चला कि अरे इस टाइप का प्लांट और एनिमल तो अब नहीं है, लेकिन कितने साल, फॉसिल की स्टडी से हमें ये भी पता चल जाता है कि वो कितने साल पहले अर्थ में रहा होगा। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं हमें पता चलने से पहले ही उनकी डेथ हो गई या वो एक्सिडेंट हो गए, तो वो हम उसकी फॉसिल की स्टडी करने के बाद हम ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम बोलते हैं 1992 में इसको डिफाइन किया गया था। या बायोडाइवर्सिटी जो टर्म था ना, सबसे पहले तो आपका इम्पोर्टेंट टर्म ये आता है कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था W.G. रोजेन ने, और ये दिया था 1985 में। बहुत पुराना टर्म हम नहीं कहेंगे, 1985 बहुत पुराना टर्म नहीं है, तो एयर नहीं है, बहुत पीछे या बहुत सालों पहले वाली बात नहीं है। तो 1985 में W.G. रोजेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया कि बायोडाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप के एनिमल्स को, प्लांट्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस को इसमें पार्ट बनाया गया बायोडाइवर्सिटी का। और इसमें कहा गया कि डाइवर्सिटी जब हम कैरेक्टराइज करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे करते हैं। हमारे अर्थ को ये सपोर्ट कर रहे होते हैं, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं कहीं ना कहीं से सपोर्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों तरीके का कर रहे हैं। जैसे 5 to 10 मिलियन स्पीसीज प्लांट और एनिमल की है, ये IUCN ने 1980 में बताया था। ठीक है, तो IUCN का फुल फॉर्म ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप मुझे बताओगे, और ये बहुत इजी है। 1980 में इन्होंने बोला था कि 5 से 10 मिलियन स्पीसीज प्लांट और एनिमल की हैं जिनके पास, जिसमें कि 3 बिलियंस जिनका जो इवोल्यूशन है 3 बिलियन ईयर पहले हो गया था, और साथ ही साथ इनमें म्यूटेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ। ये म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, म्यूटेशन मीन्स होता है चेंजेज आना, भले जीन में चेंजेज आए या क्रोमोसोम में चेंज आए। ऐसे रिकॉम्बिनेशन आता है, DNA रिकॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में ये कहा गया कि जो नेचर के हिसाब से जिसकी बॉडी चेंज कर पाएगी वो आगे एडेप्ट कर पाएगा खुद को, और जो चेंज नहीं कर पाएगा वो एडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक मैसेज हमें दिया गया कि अगर आप एबल हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप एबल हो तो आपके पास हज़ारों तरीके होंगे सरवाइव करने के, अगर आप एबल नहीं हो तो आपके पास उन 1000 तरीकों में से एक तरीका भी आपको नहीं मिलेगा कि आप कैसे सरवाइव करें। तो जिसके पास एबिलिटी होगी, जिसकी बॉडी के पास एबिलिटी होगी, जिसकी बॉडी चेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है, तो वो आगे सरवाइव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो कहा गया कि जो बायोडाइवर्सिटी है एक अम्ब्रेला यानी कि एक छाता की तरह कवर करके रखती है किसको, जेनेटिक डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल पे, स्पेसिफिक स्पीसीज लेवल पे, इकोसिस्टम लेवल पे, एक अम्ब्रेला की तरह। जैसे अम्ब्रेला हमें बारिश से बचाता है, वैसे बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, हेल्प करती है, हमें बचाती है, या बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग डेफिनेशन आपको बायोडाइवर्सिटी की मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी में अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बोलें लाइफ ऑन अर्थ के बारे में अगर हम बोलें तो बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम ऑफ अ रीजन। या अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करो तो बायोडाइवर्सिटी में आपका क्या क्या आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी में जितने भी जीन्स हैं,
जितनी भी स्पीसीज़ हैं अर्थ में, भले प्लांट की हो, एनिमल की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, और इकोसिस्टम, किसी भी टाइप का इकोसिस्टम है, वो सब इसमें आ जाएगा, एक रीजन का सब इसमें आ जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे कहा गया या अलग अलग बेसिस पे एग्जांपल दिए गए। तो हमने स्टार्ट किया आज 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जब हमने पढ़ा तो हमें लिविंग बींग्स का ध्यान आया, तो ये लिविंग बींग्स तो 10th में भी शायद हमने स्टार्ट किया होगा कि लिविंग बींग्स किसे कहते हैं या क्या होता है, किस बेसिस पे आप लिविंग बींग्स कहते हैं। तो शेप एंड साइज के बेसिस पे, ग्रोथ के बेसिस पे और रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, और हमने बोला एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो सकता है। और एसेक्सुअल में हमने पढ़ा कि प्लानेरिया रीजनरेशन को करता है, बर्डिंग में ईस्ट एंड हाइड्रा का हमने एग्जांपल लिया जो कि हम 10th में करके आ चुके हैं। और फिर हमने बोला कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की हमने बात करी, और जिसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और किसमें, एनाबॉलिज्म में, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर वन में टूटते हैं, एनर्जी जो बनेगी फिर रिस्टोर भी हो जाती है, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। दूसरा कैटाबॉलिज्म हमने पढ़ा, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सिंपलर सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स वन में कन्वर्ट होते हैं। और फिर हमने पढ़ा सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप लिविंग को लिविंग कहते हैं, क्योंकि सेल से मिलके बने हुए हैं, भले मल्टी सेलुलर हो यूनिसेलुलर हो। फिर लाइफ साइकिल, एक फिक्स लाइफ साइकिल उनकी है, जो कि बर्थ से डेथ तक का जो पीरियड होता है उसे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं। अब इस लाइफ साइकिल में उसकी बॉडी में ग्रोथ होगी, वो रिप्रोड्यूस करेगा, मेंटेन करेगा अपनी लाइफ को अलग अलग तरीके से, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन बर्थ से डेथ तक का जो फेस होगा उस फेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल। ठीक है, दूसरा मूवमेंट के बेसिस पे पढ़ा हमने, कहा कि मूव कर सकते हैं, एबिलिटी होती है कि मूवमेंट की। और हमने पढ़ा प्रोटोप्लाज्म होता है जिसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी क्या होती है। तो अलग अलग प्लांट एनिमल हैं, हमने पढ़ा कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक पता है, उनमें से भी कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जो हमें पता चलने से पहले ही वो एक्सिडेंट हो गए, एक्सिडेंट मीन्स ख़त्म हो जाना या उनका अस्तित्व ही नहीं रहना, और कुछ ऐसी हैं जो कि शायद पता करते करते वो भी ख़त्म हो जाएं। जितनी अभी तक पता है प्लांट और एनिमल की, उनमें 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं जो कि डिस्क्राइब हो चुकी है अभी तक, और कुछ अभी भी इवॉल्व होनी बाकी है, और कुछ ऐसे भी हो सकती है कि हम कुछ और ढूंढने गए और हमें कुछ और मिल गई। तो बहुत सारे इसमें हो सकता है, बहुत कुछ इसमें हो सकता है। तो हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म था 1985 में WG रोजन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा कि एक अम्ब्रेला की तरह बायोडाइवर्सिटी काम करती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ों को कवर करती है, जीन्स को, स्पीसीज को, इकोसिस्टम को। तो एक अम्ब्रेला है, वो एक छाता है किसी भी लिविंग बीइंग का, और सर्वाइव वही करेगा जो चेंजेस ला रहा होगा, जो चेंज के हिसाब से खुद को एडेप्ट कर पा रहा है। ठीक है, जो चेंज के हिसाब से खुद को एडेप्ट नहीं कर पा रहा है वो नहीं सर्वाइव कर सकता। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टमेटिक टैक्सोनॉमी की बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, तो आप इसको रिवाइज कीजिए, और हैव अ नाइस डे।